गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और हम वापस से ऑनलाइन पढ़ाई अब शुरू कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण शब्द आपने सुना होगा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बारे में सुना होगा। दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली सामग्री हैं, उपकरण हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान स्वाभाविक तौर पे चला जाता है और इन पर यदि हम दृष्टिपात करें तो ये जानने की इच्छा प्रबल हो जाती है कि जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, इन सब का जन्म कब हुआ, इन सब की आवश्यकता कब लगी कि ये हमारे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा होंगे और कब और कैसे ये हमारे जीवन का ज़रूरी हिस्सा बन गए। जैसे टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, बाइक, फाइबर से बने हुए उपकरण और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, इनकी उत्पत्ति भी चौंकाती है, इनका जीवन में प्रयोग भी चौंकाता है और कब ये हमारे जीवन में इतने आवश्यक और ज़रूरी हो जाएंगे, ये होना भी चौंकाता है। हम इनके विकास, इनकी उत्पत्ति को जानना चाहते हैं और ये सर्वविदित है कि हमारी दिनचर्या में जो वस्तुएं, जो उपकरण शामिल हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा होने के साथ साथ वो हमारे वैश्वीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण भी हैं। परिभाषा विशेषता के आधार पर भले ही नहीं हो, लेकिन व्यावहारिक रूप में हम सभी इस वैश्वीकरण से परिचित हैं कि वैश्वीकरण क्या है, किस तरह से इसने हमारे जीवन को प्रभावित किया है, उन्नत किया है, विकसित किया है और नई चीज़ों के बारे में हमने जाना है। तो विश्व के किसी भी भूभाग में फलने फूलने वाली वस्तु, खोज, बौद्धिक, सांस्कृतिक उत्पाद का पूरे विश्व में आत्मसात कर लिया जाना ही वैश्वीकरण है। या हम कहते हैं साविद्या विमुक्ते जैसी प्रक्रिया है जो वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों का पालन करती है। सूचना एवं संचार के साधनों द्वारा यह गतिशीलता प्राप्त करती है, जिसने व्यापार, गति, श्रम का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। प्रवासन ने नरजातीय पहचान के साथ साथ सांस्कृतिक समंगीकरण और संकरीकरण को भी बल दिया। आज राष्ट्र, राज्य की भाषा, धर्म, प्रजाति, जाति, जितने भी विभाज्यकारी बिंदु हैं, उन्हें हमने पीछे छोड़ा है और हम जीवन के कल्याण मात्र से निमित्त जो प्रयास दृष्टिगोचर होते हैं, दिखते हैं, वे सब हमें वैश्वीकरण की देन हैं, दिखते हैं। मुद्दों एवं समस्याओं का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण होने का प्रमाण पृथ्वी सम्मेलन के रूप में दृष्टिगत होता है। तो इस तरह हमने ये देखा कि जितनी भी नवीन वस्तुएं, उपकरण जो आज पहले कभी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, आज उन्नत भी हुई हैं, विकसित भी हुई हैं और हमारे जीवन का हिस्सा भी बनी हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वे वैश्वीकरण कारण ही रही हैं। समय बीतने के साथ ही समाज में नवीन विचार आए, कलाएं, संस्थाएं आईं, इनका आविष्कार हुआ। तो इन सब के उद्भव का प्रभाव जहाँ पड़ता है, तो वहीं कुछ चीज़ें गायब भी हो गई हैं, लोप भी हो गई हैं या सम्मिलन की भी घटनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। तो समकालीन विश्व में हमारे जीवन का शायद ही कोई पक्ष ऐसा होगा जो वैश्वीकरण से प्रभावित नहीं होगा। चाहे हमारा दैनिक सामाजिक जीवन हो, चाहे हमारा व्यापार हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे हमारे जीवन जीने का तरीका हो, जीवन जीने की प्रक्रिया हो, सभी में हम वैश्वीकरण का असर देखते हैं। तो इस तरह ये एक अवधारणा ही नहीं है, वरन वर्तमान में क्रियाशील प्रक्रिया भी है। वैश्वीकरण को बढ़ते भूमंडलीय अंतर संबद्धता के रूप में भी हम देख सकते हैं। ये कोई परिणाम नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों में बढ़ती अंतर संबद्धता की ओर इशारा करती है। प्रमुखतः हम देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक आदि गुणों का एक विनिमय है जो समाजों के मध्य उस समय तक होता है जब वे परस्पर संपर्क में आते हैं। यानी ये विभिन्न संस्थाएं विभिन्न तौर पर, विभिन्न अवसरों पर जब आपस में संपर्क में आती हैं, तो हम उनमें कुछ परिवर्तन होता है, कुछ नई चीज़ों को लेती हैं, कुछ अलग तरीके से विकसित होती हैं और इसे ही हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं।
हम भी देखते हैं कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वैश्वीकरण नाम हमें सुनने को मिला और कुछ विचारकों का मानना है कि यह प्रक्रिया मानव जाति के उत्पन्न होने के समय से ही चल रही है। इसने सभी संस्कृतियों को दूरस्थ एवं पृथक को भी कम या अधिक मात्रा में प्रभावित किया है। तो वर्तमान वैश्वीकरण उस प्रक्रिया से अलग है जिसे अतीत में विनिमय की मात्रा एवं अंतर संबद्धता के रूप में हमने देखा। अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि अनेक ज्ञान की जो विधाएं हैं, उन्होंने वैश्वीकरण को परिभाषित अपने अपने मानदंड के अनुसार किया। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने कहा कि विभिन्न लोगों और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य बढ़ती हुई पारस्परिकता ही वैश्वीकरण है। यह पारस्परिकता सामाजिक और आर्थिक संबंधों में होती है। इसमें समय और स्थान सिमट जाते हैं। यूरोपीय कमीशन ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न देशों के बाजार और उत्पादन पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर अधिक से अधिक निर्भर रहते हैं और इस निर्भरता का कारण व्यापार एवं वस्तुओं की गतिशीलता और पूंजी तथा तकनीकी तंत्र का प्रभावित होना है। तो इसी तरह देसाई ने कहा कि भूमंडलीकरण दुनिया भर में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ना, परस्पर निर्भरता का बढ़ना, निर्भरता के संबंधों का बढ़ना और एकीकरण करना है। तो इसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर भूगोल के अवरोध पीछे हट जाते हैं। इसमें लोग उत्तरोत्तर इस बात से विज्ञ हो जाते हैं कि अवरोध दूर हो गए हैं और फिर वे एक दूसरे से सीखना शुरू करते हैं, विकसित होना शुरू करते हैं और नई चीज़ों को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये उपरोक्त विवेचन के आधार पे हम ये कह पाएंगे कि वैश्वीकरण एक बहुमुखी, बहुआयामी घटना है, दृश्य धरना है या कहीं प्रक्रिया है जिसका समकालीन सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों की एक समग्र श्रृंखला के रूप में जिसे हम देखते हैं, जिसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और समकालीन सभी वस्तुओं पर हमें देखने को मिलता है। इसका प्रभाव सिर्फ आर्थिक है ये हम नहीं कह सकते, बल्कि समाज के सभी क्षेत्रों में हमें इसका प्रभाव विस्तृत रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरह हमने ये देखा कि वैश्वीकरण क्या है, 20वीं सदी से ये विकसित हुआ और किस तरह इसने हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को, बल्कि हमारे विचारों को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, हमारी सोच को भी इसने प्रभावित किया है। और इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमें बहुत प्रभावशाली तौर पर हमें अपने समाज में, समाज के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिला है। तो आज हमने जाना कि वैश्वीकरण क्या है, किस अर्थ में और किस रूप में हम उसे देखते हैं। थैंक यू।